मुकेश। आज के द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एडिटोरियल एनालिसिस के दो उद्देश्य हो सकते हैं। एक तो आपका एसे तैयार हो जाएगा, दूसरा आपका लिखने की कला आ जाएगी। कई सारे मेरे मित्र कहते हैं कि ये आप आंसर राइटिंग पे कोई वीडियो बनाइए, आंसर राइटिंग पे कोई वीडियो बनाइए। देखिए दोस्तों, बेवकूफ़ी वाला काम नहीं करना है कि आप आंसर राइटिंग लिखे जा रहे हैं बिना मतलब। आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, अच्छे अच्छे लेख पढ़ेंगे तो आप लिखने अवश्य सीख जाइएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा एडिटोरियल पढ़िए। तो मैंने इसी उद्देश्य से आज का ये एडिटोरियल चुना है, जो भारत के उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू के द्वारा लिखी गई है। ये एडिटोरियल बहुत ही क्रांतिकारी विचार देता है। उपराष्ट्रपति हैं वर्तमान में, लेकिन ये सरकार पर भी तंज कसते रहते हैं इस पूरे लेख में। तो इसको हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं और देखते हैं कि इन्होंने क्या मुख्य बातें, क्या पॉइंट्स इन्होंने इसमें दी है हमें समझने के लिए। ये एडिटोरियल मुख्यतः इंजॉइंग द फ्रूट्स ऑफ देयर लेबर, ये किसानों पर लिखी गई, किसानों की कहानी को बताता है, किसानों की दर्द को बताता है, किसान कैसे वंचित किए जा रहे हैं उसके बारे में बताता है। बहुत अच्छा लेख है। तो इस एडिटोरियल का शीर्षक है इंजॉइंग द फ्रूट्स ऑफ देयर लेबर। मतलब हम लोग किसी अन्य के मेहनत को बस खाली एंजॉय कर रहे हैं, यानी उपभोग कर रहे हैं। किसी और ने मेहनत कर दिया है और उसका हम लोग उपभोग कर रहे हैं। और वो मेहनत कौन किया है? वो मेहनत किया है किसान। तो ये लिखने का हेडिंग का तरीका देखिए इनका, इंजॉइंग द फ्रूट्स ऑफ देयर लेबर। मैंने ऐसा बात लिखिए कि कोई अंदर आके पढ़ने का उसको इंटरेस्ट करे, पढ़ने का जिज्ञासा जागे। तो ऐसे हम लोग को लिखना है। फिर उन्होंने क्या लिखा है कि फार्मर्स डिजर्व द फ्रीडम टू मार्केट देयर प्रोड्यूस एट ए प्लेस ऑफ, हाँ, यानी कि फार्मर्स डिजर्व द फ्रीडम टू मार्केट देयर प्रोड्यूस एट ए प्लेस ऑफ देयर चॉइस। इसका अर्थ यही है कि किसानों को अपने फसल का, यानी अपने उत्पाद का कीमत निर्धारण की छूट दी जानी चाहिए। क्योंकि किसान अपने उत्पादन तो करते हैं पर वो अपने फसल का कीमत निर्धारण नहीं कर पाते हैं। तो इसी को उन्होंने शुरुआत करते हुए पहला पैराग्राफ में, अब मैं इस पैराग्राफ को बताऊंगा यहाँ से। ये पहला पैराग्राफ में उन्होंने कितनी अच्छी शुरुआत की है, आप पढ़ के देखिए। टुडे इंडिया इज लीडिंग प्रोड्यूसर of a variety of agriculture and allied produce and a exporter of some of them. This is due to the relentless hard work and effort of our farmers against the odds. यानी भारत विभिन्न फसलों के उत्पादनकर्ता के रूप में जाना जाता है और इसका निर्यात भी करता है, और यह हमारे देश के किसानों के मेहनत का ही परिणाम है। इन्होंने पहली लाइन में लिखा है। फिर आगे इन्होंने लिखते हैं कि दे आर द एपिटोम ऑफ द निष्काम कर्म फिलोसफी। यस, भारत के किसान निष्काम कर्म के दर्शन का पालन करते हैं, जिसकी शिक्षा कुरुक्षेत्र युद्ध में कृष्ण ने अर्जुन को दी थी। इन्होंने यहाँ बात लिखी है, जिसकी शिक्षा कृष्ण ने अर्जुन को दी थी। तो जब वो कुरुक्षेत्र में लड़ाई लड़ रहे थे तब वो एक बात कहते हैं कृष्ण जी इसको, अर्जुन को, कि भाई कर्म नाये वधि कस्ते, यहाँ लिखा हुआ है कर्म नाये वधि कस्ते माँ फलेसु कदाचना। इसका मतलब है कि डू योर ड्यूटी विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ द फ्रूट्स। फल की चिंता ना करें बल्कि कार्य करें। हमारे भारत के किसान इसी फिलोसफी का पालन करते हैं। ये बात ये कहते हैं। भारत के किसान दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, सर्दी हो चाहे गर्मी, पर्याप्त रिटर्न ना मिलने के बावजूद वे अपना काम किए जाते हैं। ये कहते हैं कि मैं किसान पुत्र हूँ और इस बात का मैं खुद एक सबूत हूँ, खुद एक प्रमाण हूँ। ये वेंकैया नायडू जी पहली लाइन में कहते हैं। और जब ये दूसरे पैराग्राफ में आते हैं, इफ़ एनी क्लास ऑफ एजेंट ऑफ द आवर कंट्री हैज बीन डिनाइड, इसका मतलब है कि इस पैराग्राफ को आप पूरा पढ़िएगा तो वो लिख रहे हैं कि परंतु भारत के आर्थिक एजेंट के द्वारा यदि किसी के संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जाता है
तो वो है किसान यानी फार्मर्स। फार्मर्स के ही भारत के आर्थिक एजेंट कहने का मतलब जो भारत के नियम कानून व्यवस्था है उसमें सिर्फ और सिर्फ किसान के शोषण की बात है। ये उसको बहुत क्रांतिकारी रूप में कहते हैं, क्योंकि किसान को अपने उत्पाद बेचने की आज़ादी नहीं है। यहाँ तक पड़ोसी देशों को भी वो बेच नहीं सकते हैं। ये बात वे बहुत बड़ी बात कह देते हैं कि किसानों को पड़ोसी राज्यों में यानी नेबरिंग कंट्रीज में सेलिंग का राइट्स होना चाहिए। उन्हें अपने बेचने का उत्पादन बेचने का अधिकार दिया जाना चाहिए। वे इसी पैराग्राफ में क्या किसानों पर प्रभाव पड़ रहा है उसमें भी एक दो लाइन में ये बात बताते हैं, जिसमें वे पहला पॉइंट कहते हैं कि भाई पारिश्रमिक मूल्य किसानों को नहीं मिल रहा है, जितना होना चाहिए उससे नहीं मिल रहा है, और ये पारिश्रमिक मूल्य उतना नहीं होने से उन्हें हमेशा गरीबी की ओर धकेला जा रहा है। ये नंबर 1 पॉइंट में वे कहते हैं। दूसरा वे यहाँ कहते हैं कि ये जो मार्केट मिडिलमैन एंड द मनी लेंडर्स, हाँ, ये उनका जो फार्म इनकम है यानी किसानों का फार्म इनकम ये बाज़ार को दान देने जैसा है, जिसमें बिचौलिया मिडिल क्लास यानी बिचौलिया को धनी करना, ज़मींदारों को समृद्ध बनाना, ये किसानों के ही फार्म इनकम को कटौती करके दिया जाता है। ये बात वे कहते हैं। तीसरा प्रभाव वो कहते हैं कि उन्हें सप्लाई चेन की यानी जो चेन सिस्टम होता है इकोनॉमी, जो उत्पादन को खेत से बाजार तक पहुंचाने का जो सप्लाई चेन है, तो वो सप्लाई चेन के हर दरवाजे पर अपनी कीमत चुकानी पड़ती है इसको, किसान को। वो कहते हैं कि वो सप्लाई चेन के जब भाई बाजार खेत से उठता है तो उठाते टाइम देना पड़ता है, उसको ट्रांसपोर्ट में खर्चा होता है, फिर उसको स्टोरेज करने के लिए जब पहुंचाते हैं तो वहाँ भी किसानों को खर्चा होता है। और वो चौथी बात ये कहते हैं कि किसानों, चाहे दोनों किसान हो या उपभोक्ता, यानी किसान ही उपभोक्ता भी है, क्योंकि किसान ही उसको सरकार को अनाज बेचती है, उसके बाद खुद वो उसका उपभोग भी करती है। तो दोनों किसान हो या उपभोक्ता, दोनों एक ही है जिसका जगह जगह पर शोषण हो रहा है, वे इसको कहते हैं। फिर इसको लास्ट लाइन में ये थोड़ा सा यहाँ कंक्लूड करते हुए ये बात कह रहे हैं कि इसके बावजूद कि सिंचाई में निवेश तथा अन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण में निवेश हो रहा है, किसानों की आय में वृद्धि तब भी नहीं होगी जब तक उनको उत्पाद बेचने की आज़ादी नहीं दी जाएगी। इन्हें उत्पाद बेचने की आज़ादी दी जाए, ये लास्ट लाइन में कहते हैं कि भाई उसको फ्रीडम दिया जाए, उसको आज़ादी दिया जाए अपने प्राइस कीमत निर्धारण करने के लिए। तो ये हम लोग ने इसको पहले पैराग्राफ को समझा। तो आप इसको लिखने का आइडिया कितना अच्छा है, आप उसको देखिए। ये एक लाइन में इसका इंट्रो कर देते हैं, यहाँ पर वो कृष्ण जी का कुरुक्षेत्र का बात जोड़ देते हैं, फिर ये उसको प्रभाव भी जोड़ देते हैं। तो ये लिखने का भूमिका बन गया। अब इसका बॉडी वो आगे इसका बॉडी बनाएंगे, लिखने का तरीका वो आगे इसको समझाएंगे कि कैसे इसको लिखा जाएगा। अब इसके नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं, यानी रेस्ट्रिक्शन ऑन फार्मर्स, कि किसानों को क्या क्या प्रतिबंध लगाया गया है, वे इस विषय पर अभी चर्चा करेंगे कि रेस्ट्रिक्शन ऑन फार्मर, दिस एक्सप्लॉयटेशन हैज इट्स रूट्स इन द बंगाल फेमाइन ऑफ 1943, सेकेंड वर्ल्ड वार एंड द ड्रॉट्स एंड फूड शॉर्टेज ऑफ 1960। यानी यह जो शोषण का क्रम जो स्टार्ट हुआ है, यानी यह शोषण की शुरुआत बंगाल में 1943 यानी 1943 को आई अकाल, सेकेंड वर्ल्ड वार का क्राइसिस और 1960 का सूखा व अनाज संकट से ही ये इस शोषण की, किसानों के शोषण की शुरुआत हुई है, ये वो कहते हैं इस लाइन में। फिर वो इसके कहाँ कहाँ से इसके शोषण हो रहे हैं इसके बारे में वो चर्चा करते हुए यहाँ लिखते हैं कि द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 एंड द APMC, यस। तो पहला ये कारण बताते हैं कि जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है 1955 का, और दूसरा हम लोग का है APMC, यानी जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 तथा APMC यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी किसानों के अधिकारों का मुख्य हनन करने वाला यंत्र सा बन गया है।
ये इस बात को कहते हैं, जो इन्हें अपने मनपसंद कीमत पर फसल बेचने से बाधित भी करती है। वो आगे इस लाइन को यहाँ पर ये जोड़ते हैं। फिर उसको बात को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में कहते हैं कि कृषि विज्ञान, उन्होंने कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन जी का हवाला दिया है। यहाँ पर आप स्वामीनाथन के बारे में पढ़ रहे होंगे। तो कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन ने अपनी एक किताब लिखी थी एक रिसर्च में, और उन्होंने ही जो पहली बार है किसानों के अधिकारों की बात छेड़ी है। भारत के किसानों की अधिकारों की बात को स्वामीनाथन ने ये आज़ादी के बाद पहली बार छेड़ी है। ये उस बात को यहाँ कहते हैं। फिर इसके जब हम लोग सेकेंड पैराग्राफ में आएंगे, द कंट्री स्टिल फार फ्रॉम इंश्योरिंग एफिशिएंट वैल्यू चेन द फार्म्स प्रोड्यूस, यानी भारत में जो कोल्ड स्टोरेज है, स्टॉकिंग फैसिलिटीज़ है एंड ट्रांसपोर्ट की जो व्यवस्था है वो ऐसी है कि किसान अपने नष्ट होते फसल को रोड पर, सड़क पर डंप करने के लिए बाध्य हैं। इस रोड पर, सड़क पर डंप करने के लिए बाध्य हैं, वो इस लाइन में लिखते हैं। लेकिन जब इसका हम लोग थर्ड पैराग्राफ में आएंगे, यानी फार्मर्स आर द कोर स्टोन ऑफ फूड सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्री, वी हैव कम ए लॉन्ग वे फ्रॉम द सीप टू माउथ, यानी ये कह रहे हैं कि किसानों को उनका बकाया नहीं मिल पा रहा है। इसके बावजूद भी किसान कार्य करना कभी भी बंद नहीं किए हैं, और यही हमारे, वरना हम लोग भूख में मर जाते हैं। यही हमारे भूख से बचने का एक साधन जैसा है। इसके जब फोर्थ पैराग्राफ में आ जाएंगे, जहाँ पर ये गिवन डेस्पेरिटीज इन आवर कंट्री, द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स needs to be protected, but should that be at the cost of produce of the very commodities that the consumers need, यानी आर्थिक विषमता को कम करने के लिए सिर्फ उपभोक्ता के अधिकारों का प्रोटेक्शन काफ़ी नहीं होगा, बल्कि इसके उत्पादनकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। कई कारणों से यह संतुलन अभी तक स्थापित नहीं हो पाया है, लेकिन इसको हम लोग को संतुलन स्थापित किया जाना चाहिए। ये इस बात को यहाँ कह देते हैं। वो आगे लिखते हैं कि रेस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर पॉलिसीज हैव द सस्टेनेबिलिटी इरोटेड इनकम्स ऑफ फार्मर्स, ए स्टडी ऑफ पॉलिसीज इन इंडिया बाय इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च, यानी एग्रीकल्चर पॉलिसीज के अध्ययन पर 2018 में एक रिपोर्ट आई थी, ये जो ICMR है उससे, और यहाँ पर ये रिपोर्ट थी किसानों का कैसे टैक्सेशन हानि हो रहा है। इसमें अशोक गुलाटी का नाम लिखा गया है। यहाँ पर अशोक गुलाटी साहब हैं, ये इकोनॉमिक्स भी रह चुके हैं। तो ये जो अशोक गुलाटी साहब हैं, इन्होंने लिखा है कि 2001 से लेकर 2016-17 तक के बीच 45 लाख करोड़ रुपया का इम्प्लिसिट टैक्सेशन हम लोग ले चुका है सरकार। कहाँ से, ये जो मार्केट ले चुका है इम्प्लिसिट टैक्सेशन, किससे? किसानों से। ये एक टेक्निकल भाषा आ गई है यहाँ, इम्प्लिसिट टैक्सेशन। इसका मतलब मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि सरकार द्वारा नहीं लिया गया, पर कई कारणों से टैक्सेशन अप्रत्यक्ष रूप से किसानों पर लग ही जाता है, तो इसको हम लोग इम्प्लिसिट टैक्सेशन कहते हैं। ये अप्रत्यक्ष तरीका से किसानों पर बोझ लग जाता है। यानी 2001 से 2016 के मध्य, 2001 से लेकर 2016 के मध्य लगभग 45 लाख करोड़ का इम्प्लिसिट टैक्सेशन किसानों से कर दिया गया है। और वहीं पर उसका मतलब है कि 2.5 लाख करोड़ पर ईयर किसान उसकी कीमत चुका रहे हैं। ये इस बात को इस पैराग्राफ में कहते हैं। तो ये हम लोग एक इसके बॉडी का पहला पैराग्राफ पढ़ लिया, रेस्ट्रिक्शन ऑन फार्मर्स, क्या क्या प्रतिबंध है उसमें, और इसके हानियों लाभों को भी बताया। तो ये बॉडी बनाने का तरीका है। अब हम जब इसका फिर आगे बढ़ेंगे